एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। नमस्कार। न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम खेर। मेरे साथ आप एक यात्रा पर हैं। इस यात्रा में हम उन लोगों की कहानी ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में बरबस कुछ सवाल दिमाग में आ जाते हैं, जैसे अगर वो लोग नहीं होते तो भारत कैसा होता भी कि नहीं होता। इस बार बात देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक यानी देवों के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक की है। आखिर कैसा था अशोक? कहानियों की शुरुआत तब होती है जब अशोक का जन्म भी नहीं हुआ था और महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे थे। विजय, ये श्रमण सन्यासी कौन है? नगर के सभी लोग इनके पास क्यों चले आ रहे हैं? ये श्रमण महात्मा बुद्ध है। राजगृह में वो भिक्षा मांगने आए हैं। हम भी उन्हें भिक्षा देंगे। पर हम भिक्षा में क्या देंगे? जो हमारे पास है। मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ। मैंने आपको भिक्षा दी है। मैं राजा बनूंगा। मेरा राज संपूर्ण धरती पर होगा। तथागत बुद्ध, मैं आपकी शरण में आऊंगा। तथागत, उस बच्चे ने भिक्षा में ऐसा क्या दे दिया जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो किसी कारणवश ही हुआ होगा ना? हाँ, सही कहा तुम। मेरी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। क्या तुमने उस बालक को मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डालते हुए देखा? जी बदंत। आनंद, ये उस बालक का बहुत बड़ा कृत्य है। मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में इसका दोबारा जन्म हुआ और ये बड़ा होकर अशोक नाम का राजा बनेगा। ये यशस्वी धर्मराज चक्रवर्ती होगा। अशोक का जब जन्म हुआ तब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा भी बनेगा कि नहीं, इस पर भी संदेह था। प्राचीन ग्रंथ अशोक वदान के मुताबिक अशोक की मां तब के चंपा और आज के चंपारण की रहने वाली थी। कुछ ग्रंथों में अशोक की मां का नाम धम्मा तो कहीं शुभद्रांगी बताया गया है। शुभद्रांगी के पिता को किसी ज्योतिषी ने कहा कि आपकी बेटी की शादी किसी बड़े राजा से होगी और उसके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यही सुनकर शुभद्रांगी के पिता उन्हें पाटलिपुत्र ले आए और उन्हें मगध के राजा बिंदुसार को सौंप दिया। शुभद्रांगी रानी बन गई, लेकिन जल्द ही शुभद्रांगी महल में षड्यंत्र का शिकार हो गई। बाद में जब राज खुला तो राजा बिंदुसार ने शुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी बनाया। शुभद्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बालक को उसकी मां ने नाम दिया अशोक। लेकिन कई ग्रंथ और लोक कथाओं में इस बात का जिक्र आता है कि बालक अशोक को देखकर उसके पिता और मगध के राजा बिंदुसार को खुशी नहीं हुई। इसकी त्वचा ऐसी क्यों है? इतना क्रोध क्यों है? यह बात कितनी हैरान कर देने वाली है कि भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक
अशोक को उसके पिता ने कुरूप मानकर ठुकरा दिया था। लेकिन क्या अशोक ने कभी इस बात को अहमियत दी? अशोक के पिता बिंदुसार की अलग अलग रानियों से 101 पुत्र थे। अगला मगध साम्राज्य का सम्राट इन्हीं में से एक को होना था। यानी अशोक के सम्राट बनने की राह आसान नहीं थी। 101 बेटे और उनमें से कोई एक ही मगध का राजा बन सकता था। राजा बिंदुसार चाहते थे कि उनके ज्योतिष पिंगलवत्स उनके बेटों को देखे और बताए कि उसके 101 बेटों में से मगध का महाराजा बनने की संभावना किसमें सबसे ज्यादा है। अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को परीक्षा के लिए बुलाया। तुम्हें महाराज का आदेश तो मिल ही गया होगा। हाँ। पुत्र, तुम्हारे सभी भाइयों की परीक्षा होनी है। तुम्हें अपने युद्ध कौशल और सूझबूझ से महाराज और गुरुजनों को प्रभावित करना है। तुम्हें वहां जाना चाहिए पुत्र। मैं क्यों जाऊं? महाराज बिंदुसार मेरे पिता अवश्य हैं, किंतु मुझे देखना भी पसंद नहीं करते वो। उनकी दृष्टि में तो मैं कुरूप हूं ना, और इस परीक्षा का प्रतिफल ज्ञात है मुझे। पुत्र, महाराज बिंदुसार की न्यायप्रियता पर कभी संदेह ना करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मां सुभद्रांगी के कहने पर राजकुमार अशोक परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया और जाते जाते मां को दोपहर का खाना भेजने के लिए कहता गया। विजयी भव। अशोक का भाग्य बदलने ही वाला था। वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से राजवन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे बिंदुसार के मंत्री राधागुप्त मिले। राधागुप्त हाथी पर सवार होकर राजवन जा रहे थे। उन्होंने अशोक को अपने साथ बिठा लिया। राधागुप्त कौन है और अशोक को सम्राट बनाने में उनकी क्या भूमिका थी, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल राजवन चलते हैं, जहां सभी राजकुमार पहुंच चुके थे। गुरुदेव, आप भविष्य को देख सकते हैं। आपने मेरे इन पुत्रों को देखा। मेरे बाद इनमें से कौन मगध का सम्राट बनने योग्य है? आजीविक संप्रदाय के साधु पिंगलवत्स इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। अशोक वदान के मुताबिक 101 राजकुमार में से जो सबसे सामर्थ्यवान था, वो राजा बिंदुसार का प्रिय नहीं था। इसलिए पिंगलवत्स को लगा कि अगर राजा को उनकी बात अप्रिय लगी तो उनकी जान जा सकती है। महाराज, मैं भविष्यवाणी अवश्य करूंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी पुरुष के लिए संकेत ही काफी है। आप जो उचित समझें वो करें। जितना आवश्यक हो उतना ही बताएं। महाराज, जिसकी सवारी सर्वश्रेष्ठ है, वही आपका उत्तराधिकारी। गुरुदेव, कुछ और संकेत कीजिए। राजकुमारों में जिनका आसन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वही आपका उत्तराधिकारी है। आजीविक साधु पिंगलवत्स इस तरह के संकेतों में बिंदुसार के उत्तराधिकारी के बारे में बताते रहे। कभी खाने के बारे में तो कभी खाने के बर्तन के बारे में। शाम हुई तो राजकुमार अशोक अपनी मां के पास पहुंचा। महात्मा पिंगलवत्स ने क्या भविष्यवाणी की? उन्होंने भविष्यवाणी तो बहुत की, किंतु किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया? क्या भविष्यवाणी की? महात्मा पिंगलवत्स ने यह भविष्यवाणी की कि जिसका आसन, सवारी, भोजन
पेय बर्तन सबसे उत्कृष्ट होगा। मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। और माते, हम हाथी पे सवार होकर राजवन पहुंचे और धरती से समृद्ध आसन और क्या होगा, वही हमारा आसन था। बस अब हमें मगध साम्राज्य का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महाराज बिंदुसार भी नहीं। इस कहानी से यह साफ हो गया कि राजकुमार अशोक ये मानता था कि वही मगध के राज सिंहासन का सबसे सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके मानने या न मानने से राजगद्दी उसे मिल जाती, ऐसा नहीं था। उसके युद्ध कौशल का लोहा सभी मानते थे, लेकिन स्वयं राजा बिंदुसार उसे उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। राजा बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुशीम को अपने बाद मगध का राजा बनाना चाहते थे। अशोक ये मानता था कि वो ही मगध की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है, लेकिन जिसके हाथ में मगध की सत्ता थी यानी महाराज बिंदुसार, ऐसा नहीं मानते थे। अशोक विधान के मुताबिक जल्द ही अशोक की एक और परीक्षा हुई। मगध साम्राज्य के एक राज्य तक्षशिला में विद्रोह हो गया। राजा बिंदुसार ने अशोक को बुलाया और उसे तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ तक्षशिला की ओर कूच कर गया। राजकुमार, हमारे पास अश्वरोही है, हाथी सवार है और सैकड़ों रथी भी हैं, पैदल सहस्त्र सैनिक भी हैं और आपका नेतृत्व भी हमारे साथ है। परंतु क्या? परंतु राजकुमार, युद्ध के लिए सैनिकों को ना ही कोई शस्त्र और अस्त्र दिया गया है। हम कैसे युद्ध में लड़ेंगे? यानी कोई और नहीं, अशोक के पिता राजा बिंदुसार ही उसके साथ छल कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र के बगैर हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? प्रश्न सही है, किंतु यदि बिंदुसार पुत्र अशोक में बल है, सामर्थ्य है, तो ये धरती फटेगी और पाताल से भी तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। तुम निर्भीक होकर प्रयाण की तैयारी करो। जाओ। जी राजकुमार। अशोक वदान में आगे कहा जाता है कि धरती फटी और अशोक को अस्त्र शस्त्र मिल गए। ये बात असंभव सी लगती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अशोक के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं था। शायद प्रतीकों के जरिए ऐसा ही कुछ अशोक वदान के लेखक कहना चाहते थे। कहानी की खास बात यह है कि जब राजकुमार अशोक तक्षशिला पहुंचा तो उसे हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और तक्षशिला के लोगों ने शहर से कुछ मील दूर से ही उसके मार्ग पर फूल बिछा दिए। तक्षशिला में उसकी सफलता के बाद राजकुमार अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब अशोक उज्जैन में गवर्नर था, तभी पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। राजकुमार सुशीम को उसके पिता और मगध के राजा बिंदुसार राजपाट देना चाहते थे, यह बात जग जाहिर थी। उसे सुशीम को एक दिन एक मंत्री मिले। मंत्री के सर पर सुशीम ने मजाक में हाथ फेर दिया। मंत्री ने सोचा, आज हाथ फेर रहा है, कल तलवार चलाएगा। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बड़ी व्यूह रचना शुरू कर दी। राजकुमार अशोक को समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में उनका उत्तराधिकारी सुशीम ही था। सुशीम की परीक्षा की घड़ी भी जल्द ही आ गई। तक्षशिला में एक बार फिर विद्रोह हो गया। इस बार बिंदुसार ने सुशीम को तक्षशिला भेजा।
उधर सुशीम तक्षशिला पहुंचा और इधर बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। महामात्र राधागुप्त, तक्षशिला में क्या राजकुमार सुशीम को कोई सफलता मिली? जी नहीं महाराज, अभी तक किसी भी अपेक्षित सफलता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राधागुप्त, मेरा आदेश है, आप सुशीम को वापस पाटलिपुत्र बुलाइए। अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजिए। जो आ गया महाराज, परंतु इतनी तत्परता क्यों? क्योंकि तक्षशिला की स्थिति अभी सामान्य नहीं है महाराज। यह राज्यादेश है राधागुप्त। आप सुशीम को पाटलिपुत्र से वापस आने का संदेश भेजिए और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कीजिए। अब मुझे नहीं लगता अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा। वैद्यराज, राधागुप्त को कई जगहों पर चाणक्य का पोता भी बताया गया है और वो बिंदुसार के दरबार में अशोक का बड़ा समर्थक था। चाणक्य की जो भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में थी, वही भूमिका अशोक को राजा बनाने में राधागुप्त की नजर आती है। राधागुप्त ने राजा बिंदुसार के आदेश का पालन तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। राधागुप्त ने सुशीम को बिंदुसार का संदेश भेजने में जानबूझकर देरी की और अशोक को पाटलिपुत्र आने को कहा। अशोक के पूरे शरीर को हल्दी लगाकर पीला कर दिया गया था, जिससे कि वो बीमार दिखे और अशोक की बीमारी की खबर फैला दी गई। उधर बिंदुसार की तबीयत और खराब हो गई। बिंदुसार टकटकी लगाए सुशीम की प्रतीक्षा कर रहा था। युवराज सुशीम आ गए? युवराज सुशीम नहीं महाराज, राजकुमार अशोक। सुशीम को बुला, अविलंब। युवराज सुशीम को पाटलिपुत्र पहुंचने में अभी बहुत विलंब है महाराज। तब तक आप राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक कर दीजिए। अशोक का राज्याभिषेक कर दो? जी महाराज। जब यहाँ युवराज सुशीम पधारेंगे, उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। व्यर्थ की बातें मत करो राधागुप्त। जाओ, जाके देखो सुशीम कहां तक पहुंचा। जाओ। यदि मैं मगध की राजगद्दी का सबसे योग्य और सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी हूं, तो मेरा राज्याभिषेक अभी होगा, इसी क्षण होगा। राजा बिंदुसार कहते रह गए, लेकिन अशोक ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट बना। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पिता बिंदुसार पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठे। मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक था। लेकिन पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठने भर से अशोक के लिए सत्ता की लड़ाई खत्म नहीं हुई। तक्षशिला से सुशीम पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ चुका था। पाली बौद्ध ग्रंथ महावंश में कहा गया है कि अशोक ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए 100 भाइयों में 99 को मार डाला। दूसरी जगह 6 भाइयों को मारने की बात कही गई है। एक शिलालेख में अशोक उन अधिकारियों का जिक्र करता है जिनका दूसरे कामों के अलावा उसके भाइयों, बहनों एवं अन्य संबंधियों के परिवार के कल्याण का काम देखना था।
इसका अर्थ यह निकाला गया कि उसने अपने सभी सौतेले भाइयों को मारा नहीं था। संभव है कि बौद्ध साहित्य महावंश में 99 भाइयों को मारने की बात बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई, लेकिन मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए अशोक को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और इसके केंद्र में उसका बड़ा भाई सुशीम था। महाराज, सुशीम पाटलिपुत्र की घेराबंदी कर रहा है। शीघ्र ही वो पाटलिपुत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हमारी रणनीति क्या है? पाटलिपुत्र में 4 प्रवेश द्वार हैं महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बार पश्चिमी द्वार से सेना का नेतृत्व मैं स्वयं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं पूर्वी द्वार पर हूं और आप दोनों उत्तरी और दक्षिणी द्वार। यदि युद्ध के पहले ही युद्ध के कारण का अंत कर दिया जाए तो? महामात्य, क्या आप सुशीम की हत्या की ओर संकेत दे रहे हैं? हत्या तो होगी, अवश्य होगी, परंतु युद्ध नहीं होगा महाराज। किंतु युद्ध के दौरान ही तो मारा जाएगा उसे। महाराज, पूर्वी द्वार पर आपसे आगे आपका छद्म होगा। मेरा छद्म? जी महाराज, आपसे आगे काठ के हाथी पे आपका छद्म होगा। किंतु उससे क्या लाभ होगा महामात्य? काठ के हाथी के आगे पहले से बहुत बड़ा गड्ढा खुदा होगा। और खोदो, आवश्यकता पड़े तो और सैनिकों को लगाओ, समय बहुत कम है। और उस गड्ढे में हम पहले से ही जलती हुई लकड़ियां और कोयले डालकर उसे ढक दें। किंतु वो पूर्वी द्वार पर ही आक्रमण क्यों करेगा? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण किसी भी द्वार से आक्रमण कर सकता है। सही कहा आपने, परंतु ये निश्चित जानिए कि वो पूर्वी द्वार पर ही आक्रमण करेगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वयं उसे प्रेरित करूंगा। सेनानायक और महामात्य का वध करने से तुम्हें मगध साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम में सामर्थ्य है तो जाओ, जाकर महाराज अशोक पर विजय प्राप्त करो। जाओ। मेरे साथ छल किया गया। भारतवर्ष में आगे देखेंगे। इस महल की स्त्रियों और युवतियों को सम्राट देवनाम प्रियदर्शी अशोक को छूने में घृणा होती है। इन सबको इनके वस्त्रों में लपेटकर जीवित जला दो। इन सभी को महाराज? सबको। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। अशोक और उसके साथियों ने जलते हुए कोयले में डालकर सुशीम को मार डाला। 272 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार की मृत्यु मानी जाती है। उसके 4 साल बाद पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अब अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो सम्राट देवनापिय प्रियदर्शी अशोक था। देवनापिय मतलब देवों के प्रिय और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। लेकिन इसके बाद अशोक का जो रूप सामने आता है उसकी कल्पना भी आज मुश्किल है। अशोक के उस रूप को चंद अशोक कहते हैं, मतलब क्रूर, निर्दयी अशोक। अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं। ये स्त्रियां अशोक की सेवा और आमोद प्रमोद में लिप्त तो रहती थीं, लेकिन उनमें से कई ऐसी थीं
जो उसे छूना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत रूखी थी। इस बात का पता अशोक को चल गया। नगर नायक, नगर नायक को बुलाओ। नगर नायक। प्रणाम महाराज। तुम्हें पता है इस महल में क्या हो रहा है? नहीं महाराज। नहीं? इस महल की स्त्रियों और युवतियों को सम्राट देवनाम प्रियदर्शी अशोक को छूने में घृणा होती है। बताओ, इस अपराध का क्या दंड है? इन्हें कारागार में डाल भूखा रखना चाहिए महाराज। इन सबको इनके वस्त्रों में लपेटकर जीवित जला दो। इन सभी को महाराज? सबको ले चलो। ले जाने। अशोक के दरबार में सवाल जवाब करने वाले मंत्रियों की हत्या की कहानी भी अशोक वदान में है। अशोक के क्रूर स्वभाव का एक उदाहरण अशोक का नरक भी है, जहां चंद्रगिरी नाम का कुख्यात व्यक्ति यातना देने का काम करता था। अशोक के नरक को देखने का जिक्र चीनी यात्री वेनसांग ने भी किया है। अशोक के इस यातना गृह के प्रमाण होने के बावजूद यह माना जाता है कि बौद्ध साहित्य में अशोक की क्रूरता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, जिससे बौद्ध धर्म को मान लेने के बाद उसमें आए परिवर्तन और भी ज्यादा प्रभावकारी लगे। यदि आप एक राजा को दिखा रहे हैं कि वो एक बुद्धिस्ट बने, तो यदि आप दिखा रहे हैं कि बुद्धिस्ट बनने से पहले वो बहुत ही कठोर राजा थे और बाद में वो एक बहुत ही धार्मिक इंसान बने, तो आप सारा क्रेडिट तो बुद्धिज़्म को देंगे। ठीक है, एक ये बात है। मगर लोग आफ्टर ऑल इन टेक्स्ट को पढ़ते थे, इन टेक्स्ट को सुनते थे, इसमें कुछ तो सच होना ही होगा। सम्राट अशोक से जुड़ा बड़ा सवाल तो ये भी है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया तो किस हद तक अपनाया? क्या जैसा कि आमतौर पर माना जाता है कि कलिंग युद्ध में जैसी हिंसा फैली उसकी वजह से वो अहिंसावादी राजा बन गया? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसका सीधा जवाब पाना मुश्किल है। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव के सिलसिले में पाली भाषा के ग्रंथ महावंश में निग्रोध नाम के बौद्ध सन्यासी का जिक्र आता है। एक दिन निग्रोध महल के सामने से गुजर रहा था। अशोक की नजर उस पर पड़ी। अशोक ने उसे महल के अंदर बुलवाया। श्रमण, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मैं निग्रोध हूँ और मैं एक बौद्ध सन्यासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजकुमार सुशीम है। सुशीम कल तक अशोक का सबसे बड़ा शत्रु था और उसी सुशीम का बेटा आज मगध सम्राट अशोक के सामने एक सन्यासी के रूप में खड़ा था। कल सुशीम को परास्त कर, मारकर अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था और आज उसका बेटा उसके सामने निडर खड़ा था। सुशीम का पुत्र निग्रोध
निग्रोध की आंखों में न क्रोध था न भय। सुशीम का पुत्र निग्रोध। श्रमण निग्रोध, तुम जहां चाहो आसन ग्रहण करो। अशोक का भतीजा निग्रोध राजगद्दी पर बैठा था और अशोक उसके संप्रदाय के बारे में बात करता रहा। महावंश के मुताबिक निग्रोध ने उसे गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। इस घटना के बाद क्रूर और निर्दयी माना जाने वाला अशोक धर्म अशोक बन गया। इसमें बौद्ध भिक्षु मोगाली पुत्र तिस्सी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। दूसरे बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान में निग्रोध की जगह समुद्र नाम का भिक्षु ले लेता है। इन कहानियों से अलग ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि किसी एक घटना या व्यक्ति की वजह से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ नहीं हुआ। कलिंग युद्ध में हुए संहार, रक्तपात, हिंसा का प्रभाव था, लेकिन उससे पहले से ही अशोक का हृदय परिवर्तन होने लगा था। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया था, मुझे बौद्ध उपासक बने हुए 2.5 साल बीत गए। प्रारंभ में मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में मैं स्वयं को संघ के करीब पाता हूं। एक मान्यता यह भी है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे अशोक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। मौर्य दरबार में ब्राह्मण मंत्री और अधिकारियों का दबदबा था। ऐसा माना जाता था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन हो गए थे, जबकि बिंदुसार आजीवक। इस सब के बावजूद दरबार और राजकाज में ब्राह्मणों का दबदबा था, जो अशोक के समर्थक नहीं थे। इनके दबदबे को तोड़ने के लिए अशोक ने बौद्ध सन्यासियों को बढ़ावा दिया। बौद्ध ग्रंथों में 50,000 ब्राह्मणों से राजश्रय यानी राजा से मिलने वाली सहायता बंद करने का जिक्र आता है। सम्राट अशोक के सामने मौर्य साम्राज्य के विस्तार का प्रश्न भी था। आज का ओडिशा राज्य मौर्य काल में कलिंग कहलाता था। पूरब में बंगाल की खाड़ी से सटा कलिंग मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। वे उस पर विजय नहीं पा सके थे। संभवतः कलिंग एक काफ़ी बड़ा राज था, और अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखिए, आसाम से लेके अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेके मैसूर तक और नीचे तक, तो एक वो छोटा सा पॉकेट जैसा नज़र आएगा मैप में देखिए। तो हो सकता है अशोक को ये लगा हो कि ये पॉकेट अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा निर्बाध कौटिल्य ने जो कल्पना की थी चक्रवर्ती क्षेत्र की, वो उसके पास है। अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था, क्योंकि हार से अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन के 8वें साल में लड़े गए इस युद्ध में अशोक ने पूरी ताकत लगा दी। कलिंग के विशाल सेना को कुचलना आसान नहीं था। कलिंग से अशोक की सेना को कड़ी चुनौती मिल रही थी। यह युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज की जय। महाराज, आज हमें सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमने कलिंग के 300 पदाती और 100 घोड़सवारों को मार गिराया है। युद्ध में हो रहे भयंकर विनाश और रक्तपात से अशोक गहरी व्यथा में डूबता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। महाराज, महाराज की जय हो। विजय विपुल बच चुका है महाराज, और ये कलिंग के राजा की तलवार। अगर आप कहें तो उसका सर काट के आपके चरणों में दे दूं महाराज। रक्त ही रक्त, चारों तरफ केवल रक्त।
क्यों मेरी आंखों के सामने हर समय केवल मृत्यु का दृश्य नजर आता? क्यों हर क्षण मुझे हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं? एक लाख लोग मारे गए। 1 लाख। 1 लाख। बस अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों? आखिरकार कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, दरअसल ये सम्राट अशोक का नया अवतार था। डेढ़ लाख से अधिक व्यक्ति देश से निष्कासित किए गए। 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना अधिक बर्बाद हो गए। कलिंग को जीतने में जितने लोग मारे गए, मरे या देश से निष्कासित किए गए, आज यदि उनके शतांश या सहस्त्रांश को भी दुख पहुंचे तो मुझे गहरी पीड़ा होगी। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। ये धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश को जीतने की इच्छा ना करें, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम लें। धम्म विजय ही असली विजय है। आज से तकरीबन 2300 साल पहले यह एक बड़ी घोषणा थी। अशोक ने कहा अब उसका साम्राज्य विस्तार युद्ध से नहीं होगा, धर्म के रास्ते होगा। वो धम्म विजय करेगा। रॉक एडिक्ट 13 दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। रॉक एडिक्ट 13 जो धौली में है, उड़ीसा में, कलिंग युग के बाद, कलिंग युद्ध के बाद वो लिखा गया। और उसमें राजा अफसोस जाहिर करता है, वो क्षमा याचना करता है कलिंग के लोगों से कि मेरे द्वारा इतना अत्याचार हुआ, इतने हजार लोग मारे गए, इतने लाख लोग घायल हुए, इतने लाख लोग बेघर हुए, माताएं अपने बेटों से हाथ धो बैठी, स्त्रियां अपने पतियों से हाथ धो बैठी, मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। विश्व इतिहास में किसी भी राजा ने ये बात नहीं लिखी है। भारतवर्ष में आगे देखेंगे। राजा कौन है? आप हैं महाराज। और कौन? मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठ मत कहो राजा। मेरे आदेश उस नदी की तरह है, बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकरा कर लौट जाती है। भारतवर्ष, भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। अशोक पर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था, लेकिन अशोक का धम्म यानी धर्म बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। अशोक के धम्म का अर्थ था
नैतिक आचरण। अशोक की धम्म नीति असल में राजा प्रजा से लेकर शासन से जुड़े अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन में सबका कल्याण था। अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया, देवताओं के प्रिय दान या सम्मान को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना इस बात को कि सभी संप्रदायों की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए बोलचाल में संयम बहुत जरूरी है। लोग मौके बेमौके अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदायों की निंदा न करें, या कभी निंदा हो भी तो संयम के साथ। हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। This accessibility of the ruler, the fact that he is available at all times, that itself is so sensitive. ये हम आधुनिक राज्यों में ऐसा consciousness या ऐसी चेतना हमें आधुनिक राज्यों में नजर आती है। सड़कों पर जगह जगह आम और बरगद के वृक्ष लगवाए जाएं। इससे लोग ही नहीं, पशुओं को भी छाया मिलेगी। 8-8 कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए जाएं। इससे सबको जल मिलेगा। ठहरने के लिए जगह जगह सराय बनवाए जाएं। लोगों के अलावा पशुओं के लिए भी चिकित्सालय खोले जाएं। उन्होंने एक जो नम्रता दिखाई सब लोगों के लिए और सब जीवों के लिए, कि आप सोच सकते हैं कि जो गोट्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, या जो फीमेल पिग साउस जिनको कहते हैं वो प्रेग्नेंट है, उनके लिए अपने लोगों को कह रहे हैं कि इनको मत मारो। एक इस किस्म की जो भावना है ये, और ऐसी बातें एक राजा अपने लोगों से कर रहा है, ये एक याद करने की चीज है। सम्राट अशोक ने अपने संदेश और आदेशों को शिलालेख और स्तंभों के जरिए साम्राज्य के हर एक कोने तक फैलाया। बौद्ध ग्रंथ में इसकी संख्या 84,000 बताई गई है। चीनी लेखक फाहियान और वेनसांग ने ऐसी जगहों पर स्तूप और शिलालेख होने की बात लिखी है जहां आज उसका नामो निशान नहीं है। संभव है कि अशोक के सभी शिलालेख समय की मार को न झेल पाए हो। Virtually it's like he is mapping his empire. वो पूरे तरीके से एक आप दूर दराज इलाके में शिलालेख लगा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपका क्षेत्र या आपका जो नियंत्रण है वो कहाँ तक है। तो जो क्षेत्रीय कंट्रोल है वो आपको दर्शाता है एक तरीके से, पर ये जो नियंत्रण था वो समान नहीं था। तो इसलिए पहले वो दूर दराज इलाके में लगाते हैं शिलालेख, फिर बाद में स्तंभ के रूप में जो अपना इलाका है मगध और उसके आसपास का वहाँ लगाते। एक किस्म से पब्लिक ओरेटरी होती थी उन पिलर्स और रॉकी डिक्स के पास। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इससे ये पता चलता है कि अशोक वॉज द फर्स्ट बिग रूलर कम्युनिकेटर ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत नई बात है। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग विभागों में एक प्रशासन तंत्र शहरों से लेकर गांव तक फैला था। प्रशासन को चलाने के लिए हर स्तर पर कर्मचारी और अधिकारियों को तैनात किया गया था। अशोक ने कहा कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। अशोक ने शासन के लिए जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, उस पर चाणक्य के अर्थशास्त्र की झलक दिखाई देती है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा था। राजा की मदद के लिए अधिकारियों की एक टीम यानी एक केंद्रीय नौकरशाही थी। इसके बाद प्रांत से लेकर गांव तक हर स्तर पर एक प्रशासनिक ढांचा था। अशोक ने गांव के लिए ग्राम प्रशासकों की नियुक्ति की थी जो रज्जुक कहलाते थे। आज के जिला अधिकारी की तरह कई गांवों के समूह पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इस स्तर पर राजस्व इकट्ठा करना, आमदनी और खर्च का हिसाब रखना, साल भर का बजट बनाना समाहर्ता नाम के अधिकारी का काम था। बिहार में कलेक्टर को आज भी समाहर्ता कहा जाता है।
अधिकारियों की मदद के लिए बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी के लिए गुप्तचर लगाए गए थे, जो सम्राट को अपनी रिपोर्ट भेजते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि साम्राज्य में धम्म नीति के मुताबिक काम हो, और धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए हर जगह धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। धम्म महात्रा जो अशोक ने खुद ये एक नया अधिकारी बनाया, एक तरीके के ऑफिसर्स थे जो लोगों का आचरण भी सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, राज्य को प्रशासनिक तौर पे राज्य को आप लोगों के घरों पे और उनके निजी आचरण तक आप ले जा रहे हो, तो कितना ज़्यादा आप स्टेट का जो कंट्रोल है या स्टेट का जो रोल है वो आप कहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। यकीन नहीं होता कि आज से 2300 साल पहले अशोक ने देश चलाने के लिए उन नीतियों पर काम किया जो आज की किसी सरकार के एजेंडा में होता है। अशोक ने अपनी प्रजा से कहा कि वो हर धर्म, हर संप्रदाय का सम्मान करे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने कभी बौद्ध भिक्षु का चोगा नहीं पहना, लेकिन अपने प्रयासों से उसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। युद्ध के जरिए अशोक का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला, जबकि धर्म विजय की जो शुरुआत अशोक ने की, उसकी सीमा कुछ ऐसी बनी। ये वो राज्य हैं जहां उसकी विजय पताका लहराई थी। अब उसके धम्म विजय यानी धर्म के रास्ते जीत का मानचित्र देखिए। यह अशोक के दुनिया भर में असर का मानचित्र है। उसने प्रेम और सद्भाव से बौद्ध धर्म को दुनिया का प्रमुख धर्म बनाने में मदद की। अशोक ने ही भारत में सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने समाज में आपसी भाईचारे और नैतिक आचरण के नियम बनाए और साम्राज्य में एक आचार संहिता को लागू किया। आज के भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की देन है। हमारे झंडे का चक्र भी अशोक की ही देन है। बौद्ध साहित्य और स्तूपों और स्तंभों को देखकर लगता है कि सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था जो लगातार अपनी प्रजा से बात करना चाहता था, संवाद रखना चाहता था, मन की बात करना चाहता था। उनसे यह भी लगता है कि बौद्ध धर्म और उसे जुड़े हुए संघों को बढ़ावा देने की कोशिश अशोक ने लगातार की। मृत्यु के समय तक ये कोशिश जारी थी। सम्राट अशोक के जीवन के आखिरी दिनों में बौद्ध भिक्षुओं को दान देने पर उसके उत्तराधिकारी ने रोक लगा दी, लेकिन अशोक ने दान देना नहीं छोड़ा। पहले अशोक का खाना सोने के बर्तनों में परोसा जाता था। रोक लगने पर अशोक ने उसको दान में दे दिया। जब सोने के बर्तन पर रोक लगी तो चांदी, फिर कांसे का बर्तन दान दिया। तब भारत के महानतम सम्राट को मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाने लगा। अशोक ने अपने मंत्री राधा गुप्त को बुलाया। राधा गुप्त जी महाराज। इस साम्राज्य का सम्राट राजा कौन है? आप हैं महाराज, और कौन? मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठ मत कहो राजा गुप्त। मेरी सत्ता अब समाप्त हो चुकी है। मेरे अधीन केवल ये आधा हौला। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे आदेशों का अब कोई अर्थ नहीं है राधा गुप्त। मेरे आदेश उस नदी की तरह है जो बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकरा कर लौट जाती है। सेवक,
मेरी अब कोई सत्ता नहीं है मित्र। अब मैं सम्राट नहीं, किंतु क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? अवश्य महाराज। ये आधा आंवला को कुतरा ले जाओ और संग में दान दे दो। और भिक्षुओं को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम करना और कहना, जम्बूद्वीप भारतवर्ष के महानतम सम्राट ने आप सब के लिए ये उपहार भेजा है। मेरी अंतिम भेंट को संग में मौजूद सभी लोगों में बांट दिया जाए। जाओ मित्र। अशोक वरदान के मुताबिक उस आधे आमले को सूप में डाला गया। संघ में मौजूद सभी भिक्षुओं ने उसे ग्रहण किया और दूसरी तरफ महल में देवों के प्रियदर्शी अशोक की मृत्यु हो गई। 2300 साल पहले सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके विचार आपको हर जगह दिखाई देंगे। हमारे तिरंगे का चक्र, 4 सिंहों वाला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अहिंसा के प्रति हमारा रुझान, हमारी सेक्युलर व्यवस्था, इन सभी में आपको अशोक की छाप मिल सकती है। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए। आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र संभोग के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? हे देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों? भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ